एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी संख्या 28 का प्रथम क्वेश्चन अर्थात 31 क्वेश्चन देखेंगे। अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता आप बताएंगे विष्णुदास हैं कि अग्रदास हैं या ईश्वरदास हैं कि सुंदरदास हैं। निम्न में से कौन सा लेखक हैं? तो हम इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईश्वरदास। अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता ईश्वरदास हैं अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 31 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 32 में इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? अब सर्वप्रथम यह हम देखेंगे रीत सिद्ध काव्य धारा में कौन कौन से कवि आते हैं, रीत बद्ध काव्य धारा में कौन कौन से कवि आते हैं और रीत मुक्त काव्य धारा में कौन कौन से कवि आते हैं। तो रीत बद्ध काव्य धारा में देखिए चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपत मिश्र, देव आदि कवि जो है किस काव्य धारा में आते हैं? रीत बद्ध काव्य धारा में आते हैं। पद्माकर और भिखारी दास ये लोग भी रीत बद्ध काव्य धारा में ही आते हैं। उसके बाद रीत मुक्त काव्य धारा में हम देखेंगे तो देखिए पद्माकर भी आ गए, देव भी आ गए, ये तो क्लियर हो गया ये रीत बद्ध काव्य धारा के हैं अर्थात ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। अब हम देखेंगे रीत मुक्त काव्य धारा में कौन कौन से कवि आते हैं। तो घनानंद बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव रीत मुक्त काव्य धारा में आते हैं अर्थात ये भी गलत है। अब बचा रीत बिहारी, तो बिहारी रीत सिद्ध काव्य धारा में आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रश्नोत्तर नंबर 32 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 33 रीत निरूपण का अर्थ क्या होता है? तो रीत निरूपण का तात्पर्य होता है काव्यांग निरूपण अर्थात काव्य के अंगों का वर्णन करना ही रीत निरूपण कहा जाता है अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 33 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 34 में देखिए भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो भवानी विलास काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? महाकवि देव हैं अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 34 का सही उत्तर क्या हो गया? ए। प्रश्नोत्तर नंबर 34 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित भी थे। किसके? हित हरिवंश देव कवि हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे भाव विलास, इसमें रस एवं नायक नायिका के भेद का वर्णन है। अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित। देवचरित में कृष्ण के जीवन से संबद्ध एक प्रबंध काव्य है देवचरित। प्रेमचंद्रिका और रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की। और प्रेमचंद्रिका किसकी है? महाकवि देव की। जाति विलास, रस विलास, इसमें रस विलास शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग ये देव कवि की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 35 शिवा बावनी में किसके शौर्य की गाथा का वर्णन देखेंगे? शिवा बावनी में किसके शौर्य की गाथा का वर्णन है? तो सर्वप्रथम देखिए तो शिवा बावनी में किसके शौर्य का गाथा का वर्णन है? शिवाजी के शौर्य का वर्णन है। भूषण कवि का एक और ग्रंथ है शिवराजभूषण। शिवराजभूषण में जो है इन्होंने 105 अलंकारों का वर्णन किया है और भूषण कवि को गणपत चंद्रगुप्त ने इनका मूल नाम मनीराम बताया है तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इनका मूल नाम क्या बताया है? घनश्याम। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है और गणपत चंद्रगुप्त जी ने इनका मूल नाम मनीराम बताते हैं। भूषण कवि के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है
भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इस प्रकार जो है प्रश्नोत्तर नंबर 35 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 36, निम्न ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 36 का सही ऑप्शन। देखिए 36 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कप्रिया। कप्रिया अर्थात किसकी है? केशवदास की। सतसई बिहारी, सुजान सागर, गंगा लारी, ये जो है कालक्रम से है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 36 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 37, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक जो है गोकुलनाथ जी हैं। गोकुलनाथ जी किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के पुत्र का नाम क्या था? गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ जी विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 की वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 38। 38 में देखिए, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी नारी है, यह कथन किस लेखक का है? सर सैयद अहमद खा का, कि राजा लक्ष्मण सिंह का, कि राजा शिव प्रसाद सितारी हिंद का, कि इंसा अल्लाह खा की है? तो यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह जी की है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 38 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। उसके बाद देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 39, भारतीय युग की समय सीमा इनमें से क्या है? 1918 से 1936 है, कि 1857 से 1900 है, कि 1900 से लेके जो है 1918 है, या 1800 से लेके 1850 ईस्वी है? निम्न में से आप बताएंगे भारतीय युग की समय सीमा क्या है? तो देखिए भारतीय युग की समय सीमा क्या है? तो सर्वप्रथम हम यह देखते हैं आदिकाल का समय 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। उसके बाद आता है भक्ति काल, जिसका समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। उसके बाद आता है रीतिकाल, जिसका समय 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी तक माना जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर आधुनिक काल। आधुनिक काल में आता है पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल। भारतेंदु काल का समय था 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक। उसके बाद जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल आता है, जिसका समय होता है 1900 से लेके 1918 तक। यह क्या है? द्विवेदी काल। द्विवेदी काल जो है। उसके बाद छायावाद युग आता है। छायावाद युग का समय क्या है? 1918 से लेके 1936 तक। छायावाद युग का समय 1918 से लेके 1936 तक था। और इस प्रकार भारतीय युग की समय सीमा क्या हो गई? 1857 से 1900 ईस्वी तक। और भारतीय युग जी का जन्म कब हुआ था? सन 1850 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी? 1850 ईस्वी में भारतीय जी की। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 39 का जो है सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। 1857 से 1900 ईस्वी तक भारतीय युग की समय सीमा थी। 1918 से 36 तक छायावाद युग, और 1900 से लेकर 1918 तक क्या था? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग था जो है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 39 का सही ऑप्शन बी हो गया। अब देखेंगे हम प्रश्नोत्तर नंबर 40। इसमें देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 40 में नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी किस सन में लिखा गया था? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास 1886 ईस्वी में लिखा गया था। किस सन में? 1886 ईस्वी में। और यह बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 40 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। इनका कुछ और प्रसिद्ध उपन्यास है, जैसे रहस्य कथा 1879 ईस्वी, 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी। ये किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, उपन्यास है।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 41। तरन तनुजा टत तमाल तरुअर बहु छाए, छाए पंक्ति किस कवि की है? तरिन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। प्रश्नोत्तर नंबर 41 में अब बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ए भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी की काव्य पंक्ति है। और इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति से एक से अधिक बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 42। प्रश्नोत्तर नंबर 42 में हम देखेंगे निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के कौन थे? और सरस्वती पत्र के संपादक कौन थे? तो हम देखेंगे ब्राह्मण पत्र सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और यह एक मासिक पत्र था। कैसा पत्र था? मासिक। यह एक मासिक पत्र था। और ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, अर्थात ए का 4 18। और उसके बाद हिंदी प्रदीप पत्र आता है। यह प्रयागराज से संपादित हुआ था और सन 1877 ईस्वी में प्रकाशन इसका शुरू हुआ। 1877 ईस्वी में प्रयागराज से इसका संपादन शुरू हुआ। और इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे, अर्थात 2 का 3। उसके बाद कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में या संपादन 1868 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1868 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह भी मासिक पत्र ही था। यह बनारस से संपादित होता था। और इसके संपादक कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी थे। उसके बाद आता है सरस्वती पत्र, जिसके प्रसिद्ध संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। और इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक किया था, अर्थात 4 का जो है 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 का 4, 2 का हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 3, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर ए हो गया। अर्थात देखिए ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र 4, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 3, कवि वचन सुधा भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 42 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 43 में। देखिए जो है, हाँ भारत दुर्दशा देखने जाई, किस कवि की पंक्ति है? प्रश्नोत्तर नंबर 43 में आप लोग बताएंगे निम्न पंक्तियां किसकी हैं? तो यह भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी की है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 43 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 44, इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? इसमें पूछ रहा है इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? छायावाद युग की, कि द्विवेदी युग की, भारतेंद्र युग की, कि प्रगतिवादी युग की? हम देखेंगे द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता सर्वप्रमुख थी राष्ट्रीयता। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीयता। उसके बाद आती है श्रृंगारिकता। उसके बाद प्रकृति चित्रण, जो छायावाद युग में भी था। प्रकृति चित्रण छायावाद युग में भी था, द्विवेदी युग में भी था। प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य प्रधान, रीति निरूपण, ये भी क्या थे? द्विवेदी युग की विशेषता थी। रीति निरूपण। प्रश्नोत्तर नंबर 44 में इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की विशेषता थी? छायावाद युग की विशेषता थी, कि द्विवेदी युग की, कि भारतेंद्र युग की, कि प्रगतिवादी युग की? तो द्विवेदी युग से पहले आता है भारतेंद्र युग। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे भारतेंद्र युग की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी। तो भारतेंद्र युग की सर्वप्रमुख विशेषता थी राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना,
भक्ति भावना, भक्ति भावना, उसके बाद श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य, रीत निरूपण। ये जो है भारतीय युग की प्रमुख विशेषता थी और सर्वप्रमुख विशेषता भारतीय युग की थी जो अन्य किसी युगों में नहीं मिलती, वह थी समस्या पूर्ति। उसके बाद हम द्विवेदी युग में देखेंगे कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। की विशेषता हम देखेंगे राष्ट्रीयता। तो देखिए यह भारतीय युग में भी राष्ट्रीयता थी और द्विवेदी युग में भी राष्ट्रीयता थी। राष्ट्रीयता, उसके बाद सामान्य मानवता का वर्णन, इतिवृत्तात्मकता। यह द्विवेदी युग की जिस प्रकार से भारतीय युग की प्रमुख विशेषता समस्या पूर्ति थी जो अन्य युगों में नहीं मिलती है, उसी प्रकार से द्विवेदी युग की यह एक प्रमुख विशेषता थी इतिवृत्तात्मकता जो अन्य युगों में नहीं मिलती है। तो इतिवृत्तात्मकता वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार, व्यंग्य काव्य, काव्य के विविध रूपों का प्रयोग तथा भाषा परिवर्तन भी द्विवेदी युग की एक प्रमुख विशेषता थी। इस प्रकार से हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 44 की सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता थी। और समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता थी? भारतीय युग की। समस्या पूर्ति भारतीय युग की प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 45। यह देखिए छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो सर्वप्रथम छायावाद को वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी किसने कहा था? गंगा प्रसाद पांडे जी ने कहा था। गंगा प्रसाद पांडे जी ने छायावाद को वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी कहा। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। क्या कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 45 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने छायावाद को परमात्मा का छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा में की छाया परमात्मा में, तो यही छायावाद है। किसने कहा? रामकुमार वर्मा जी ने। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद के विषय में प्रकाश डालते हुए कहा कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। डॉक्टर नगेंद्र जी का एक और कथन है छायावाद के विषय में कि छायावाद इस कविता का गौरव अक्षय है, अर्थात जिसका क्षय ना हो। इसकी समृद्धि की क्षमता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। और महादेवी वर्मा जी ने छायावाद पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत ही छायावाद है। और जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं छायावाद के जो एक प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी अर्थात अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद कहा जाने लगा। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के विषय में एक और तथ्य है उनका, मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता ही छायावाद है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 45 का हम देखते हैं सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद है प्रश्नोत्तर नंबर 46। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 46 जो है, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं को मूल भावना के दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा? सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि निम्न पंक्ति किसकी है। तो निम्न पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है और यह पूरी कविता है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाता है, पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। यह पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। स्वान माने कुत्ता, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र
भूखे बालक अकुलाते हैं। भूख से पीड़ित बच्चे जो है क्या है, अकुलाते हैं, व्याकुल होते हैं, कराहते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठुठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। पहले तो यह शुरुआत हुई थी जब रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह कविता लिखी थी, और आप तो देखते होंगे हर तीसरे घर में यही चीज़ें हैं। अर्थात यहाँ पर किस चीज़ का कह रहा है, किस प्रकार की कविता माना जाएगा, कि प्रगतिवादी, कि छायावादी, कि नई कविता, कि प्रयोगवादी। तो आप बताएंगे प्रश्नोत्तर नंबर 46 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए प्रगतिवादी। कैसी कविता है, प्रगतिवादी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 46 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 47, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन के रचयिता या कवि कौन है। प्रवासी के गीत हरिवंश राय बच्चन है, कि नरेंद्र शर्मा है, कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन के रचयिता नरेंद्र शर्मा जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 47 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 48 में देखिए, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया कि छायावादी कवि ही है, तो मुकुटधर पांडे छायावादी कवि नहीं थे, अर्थात ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अब बचे 3 कवि जो है प्रसाद, निराला और पंत। अब इसमें से आप बताएंगे मतवाला और समन्वय पत्र का संपादन किसने किया था। तो मतवाला पत्र का प्रकाशन किस सन में हुआ था, 1922 ईस्वी में। मतवाला का प्रकाशन 1922 में हुआ था, 1922। मतवाला का प्रकाशन 1922 में हुआ था, और समन्वय का प्रकाशन जो है किस सन में हुआ था, 1923 अगस्त में। 1923 अगस्त में, 1923 ईस्वी अगस्त में हुआ था, अगस्त में हुआ था समन्वय का प्रकाशन जो है। और यह दोनों पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित हुए थे। समन्वय तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, समन्वय पत्र यह तो कलकत्ता से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और उसके बाद जो है मतवाला पत्र जो है का प्रकाशन सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, दोनों पत्रों का प्रकाशन किसने किया था, यह संपादन निराला जी ने ही किया था। किसने किया था, निराला जी ने किया था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 48 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 49, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है आप बताएंगे। सर्वप्रथम यह हम देखेंगे तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में हुआ था। दूसरे सप्तक का तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1959 में। तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में। और चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1979 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पूछ रहा है तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, अर्थात 1959 में हुआ था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रश्नोत्तर नंबर 49 का सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 50, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे, प्रश्नोत्तर नंबर 49 में आप बताएंगे। तो प्रतीक पत्र जो है कब संपादित हुआ था, 1947 ईस्वी में संपादित हुआ। तो 1947 में संपादित, यह 1947 ईस्वी में इसका संपादन शुरू हुआ था। और कहाँ से संपादन शुरू हुआ था, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से इसका संपादन शुरू हुआ था। और इसके सहायक के रूप में, प्रतीक पत्र के सहायक के रूप में रघुवीर सहाय जी को अज्ञेय जी ने बना लिया था। अर्थात प्रतीक पत्र के सहायक के रूप में रघुवीर सहाय जी भी थे। इसका तात्पर्य यह हुआ प्रतीक पत्र के प्रधान संपादक या संपादक जो है कौन थे, अज्ञेय थे। अगर यह क्वेश्चन आ जाता है प्रतीक पत्र के सहायक संपादक कौन थे, तो रघुवीर सहाय जी थे। इसका तात्पर्य प्रश्नोत्तर नंबर 50 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 51। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 51 में, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, या किस
काव्य ग्रंथ की पंक्ति है? इसमें पूछ रहा है किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है। तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचना थी। किसकी थी? रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचना थी। रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचना थी और यह काव्य कुरुक्षेत्र से लिया गया है। इसका काव्य ग्रंथ देखिए पूरा है, पूरी कविता है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यह कौन कहता है? कर्ण कहता है। किसे कहता है? सर्प से कहता है। जब अर्जुन को मारने के लिए कर्ण जो है अपने धनुष पर बाण को चढ़ाता है और धनुष पर जो है बाण पर आके सर्प जो है बैठ जाता है और वह अर्जुन से कहता है, कर्ण से कहता है कि बाण को चलाओ, मैं अर्जुन को जो है बेध दूंगा, मार दूंगा। तब जो है कर्ण उसको दुत्कारते हुए कहता है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसको पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सियो धन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अर्थात जब पांडव जो है जितना ही सोचते थे कि हम इनको क्षमा कर रहे हैं और कौरव क्या सोचते थे कि यह कायर है इसलिए क्षमा कर रहा है। तो कवि का तात्पर्य यह है कि क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ताकत हो, शक्ति हो, वही व्यक्ति इस संसार में दूसरे को क्षमा कर सकता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 51 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 52 देखिए, छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? प्रश्नोत्तर नंबर 52, छायावादी घोषणा का काव्यकृत किस काव्य पंक्ति को माना जाता है? तो देखिए, छायावादी अनामिका को माना जाता है, कामायनी को, कि दीपशिखा को, पल्लव को। तो पल्लव का रचना काल क्या था? 1928 ईस्वी। क्या था? 1928 ईस्वी। और इसी को छायावादी कविता का घोषणा पत्र माना जाता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 28 का सही 52 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 53। प्रश्नोत्तर नंबर 53 में रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे झरना का रचनाकाल क्या था? 1918। झरना का आंसू 1925। लहर का रचनाकाल 1933 ईस्वी। 1933 ईस्वी। कामायनी का रचनाकाल 1936 ईस्वी। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 53 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 54। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में निम्न कथन किसका है? अब इसमें तो बताएंगे कि निम्न कथन किसका है। तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 54 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 55। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? प्रश्नोत्तर नंबर 55 का आप बताएंगे परीक्षा गुरु को माना जाता है, कि श्यामा स्वप्न को, कि निशा हिंदू को, कि धूर्त रसिक रसाल। यहाँ पर हम देखेंगे कि गोपाल राय जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? डॉक्टर गोपाल राय जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1870 ईस्वी में लिखा गया था, और डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जी ने भाग्यवती, जो 1877 ईस्वी में लिखा गया था, इसको माना है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। किसे माना है? परीक्षा गुरु को माना है, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसे ही हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 55 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 56। प्रश्नोत्तर नंबर 56 देखिए, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का समग्र वर्णन किया गया है? तो राग दरबारी यह एक रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। किस शैली में? रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है, और इसमें शिवपालगंज का समग्र चित्रण है। किस गांव का? शिवपालगंज का समग्र चित्रण है।
अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 56 का सही ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 57, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है। हस्ती को पूछ रहा है प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है। चौ माने चारों तरफ जिसका रंग हो, अर्थात रंगभूमि। चारों तरफ जिसका रंग हो, चारों तरफ जिसका रंग हो उसी को कहते हैं रंगभूमि। इसका तात्पर्य हुआ चौगाने हस्ती को प्रेमचंद्र जी ने रंगभूमि नाम से प्रकाशित किया था किस सन में 1925 ईस्वी में। और इसमें प्रेमचंद जी ने औद्योगिकरण के दोषों, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों के चरित्रहीनता का समग्र चित्रण किया है। इसका तात्पर्य हुआ प्रश्नोत्तर नंबर 57 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 58 देखिए। फ्लैशबैक पद्धति, पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। प्रश्नोत्तर नंबर 58 आप बताएंगे कौन सा उपन्यास है। तो देखिए इनमें से कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया है। तो शेखर एक जीवनी जो अज्ञे जी का उपन्यास है यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था 1940 और 1944 ईस्वी में। 1940 और 1944 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में प्रेमचंद जी ने नायक शेखर के कैशोर का विश्लेषण किया है और दूसरे भाग में इन्होंने शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का चित्रण किया है और इसी को जो है इन्होंने फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा है। नदी के द्वीप जो सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसके प्रमुख पात्र हैं रेखा भुवन गौरव इसके प्रमुख पात्र हैं। और इनका एक और उपन्यास है अपने अपने अजनबी जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें अज्ञे जी ने मृत्यु से साक्षात्कार का वर्णन किया है, किसमें, अपने अपने अजनबी में। इसका तात्पर्य हुआ प्रश्नोत्तर नंबर 58 का सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 59 देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 59, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी। तो पूस की रात कहानी यह यथार्थवादी वर्ग में आएगी। किस वर्ग में आएगी, यथार्थवादी वर्ग में आएगी। प्रश्नोत्तर नंबर 59 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। यह यथार्थवादी वर्ग में आएगी और यह 1930 ईस्वी में प्रेमचंद जी ने लिखा था। प्रेमचंद जी की 1930 की कौन कौन सी कहानियाँ थी, पूस की रात, समर यात्रा, यह भी 1930 में लिखे थे। समर यात्रा, पत्नी से पति, पूस की रात यथार्थवादी हो जाएगी 1930, ठीक। पूस की रात, समर यात्रा, पत्नी से पति और ये 3 जो है कहानियाँ इन्होंने 1930 में लिखी थी। पूस की रात, समर यात्रा, पत्नी से पति, यह 1930 की इनकी कहानियाँ। और एक थी सदगत, यह भी 1930 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। इसका तात्पर्य हुआ 59 का सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। उसके बाद देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 60 में देखेंगे प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी, कफन, जो 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। कब, 1936 ईस्वी में लिखी गई थी कफन जो है। इसका तात्पर्य हुआ प्रश्नोत्तर नंबर 60 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब इसके आगे प्रश्नोत्तर नंबर 61 से लेके 100 तक जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। उसके उत्तर जो है अर्थात अगले क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। अब आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग रेगुलर जो है एक जरूर आधा घंटा 20 मिनट जरूर जो है डेली रिपीट करते होंगे, अर्थात क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करते होंगे।